हेलो गाइस, हेलो टेनिस। आप कैसे हैं? देखिए आजकल भैया ठंडी चालू हो गई है, तो इसलिए आप लोग कपड़े मजबूत पहनते रहो, दुरुस्त रखो, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहो, है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था लोहारी तथा फोर्जिंग के बारे में, अर्थात स्मिथी एंड फोर्जिंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसके अंतर्गत आग तैयार करने की विधि, माने मेथड ऑफ लाइटिंग फायर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले एक बार हमने जो फोर्ज होता क्या है, जो हमने अभी तक पढ़ा, उसके बारे में रिवीजन कर लेते हैं, जिससे हम बिल्कुल थ्रू आउट प्रॉपर चैनल समझते चले। सबसे पहले हम लोग जान ले फोर्ज क्या होता है। तो सबसे पहले फोर्ज, इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्जिंग। तो फोर्जिंग क्या होती है? देखिए फोर्जिंग एक प्रकार की कार्यविधि या प्रोसेस है। ये कैसे किया जाता है? इसमें जाग को एक खूब लाल सुरख पहले गर्म कर लिया जाता है, उसके बाद हैंड हैमर, पावर हैमर व फोर्जिंग मशीन के द्वारा चोट लगा लगाकर उसको एक निश्चित आकार में लाने की विधि या प्रोसेस को फोर्जिंग कहते हैं। क्लियर हो गया? अब इसके बाद आता है फोर्जिंग कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ फोर्जिंग। तो फोर्जिंग तीन प्रकार की होती है। एक होती है हैंड फोर्जिंग, दूसरी होती है मशीन फोर्जिंग और तीसरी ड्रॉप फोर्जिंग के बारे में। अब पहला एक हैंड फोर्जिंग क्या होती है? हैंड फोर्जिंग में जाप को पहले खूब लाल सुरख गर्म कर लिया जाता है, उसके बाद जाप को एनविल पर रखकर हैंड हैमर व हैंड फोर्जिंग टूल्स की सहायता से हम उसको जाप को एक आकृति में लाते हैं, तो उसको हम कहते हैं हैंड फोर्जिंग। ठीक। दूसरा आता है मशीन फोर्जिंग। मशीन फोर्जिंग में क्या होता है? इसमें जाप को पावर हैमर व फोर्जिंग मशीन का उपयोग करते हुए जाप को तैयार करते हैं। तीसरा आता है ड्रॉप फोर्जिंग। देखिए अगर एक जॉब, दो जॉब, चार जॉब है, तब तो हम हैंड फोर्जिंग और मशीन फोर्जिंग का उपयोग कर लेते हैं, लेकिन एक ही तरह के, एक ही साइज के बहुत सारे जॉब बनाने हो, अर्थात मास प्रोडक्शन में हमें फोर्ज करना होता है, तो उसके लिए हम ड्रॉप फोर्जिंग का उपयोग करते हैं। ड्रॉप फोर्जिंग क्या होती है? इसमें जिस प्रकार की आकृति को का जॉब हमें फोर्जिंग करके तैयार करना होता है, ठीक उसी प्रकार की एक डाई तैयार कर ली जाती है, और उस डाई के अनुसार ही उस जॉब को अधिक से अधिक, जहां एक से अधिक मात्रा में अगर जॉब बनाने होते हैं तो ड्रॉप फोर्जिंग का प्रयोग करते हैं, और जॉब की यथार्थता जो है वो उस डाई पर ही डिपेंड करती है। ठीक। ड्रॉप फोर्जिंग के बारे में मालूम हो गया कि ड्रॉप फोर्जिंग क्या है। इसमें डाई का उपयोग करके फोर्जिंग की जाती है। इसमें एक ही आकार के और एक ही साइज के बहुत सारे जॉब बनाए जाते हैं, और इसकी यथार्थता या एक्यूरेसी है वो डाई पर ही डिपेंड करती है। इसके लिए तीन प्रकार की मशीनें प्रयोग में लाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक होती है हॉरिजॉन्टल फोर्जिंग, दूसरी होती है प्रेस के द्वारा, और तीसरी पावर हैमर द्वारा। क्लियर? अब आता है इसके बाद फोर्जिंग ताप क्या होता है, फोर्जिंग टेम्परेचर क्या होता है। तो देखिए फोर्जिंग टेम्परेचर किसे कहते हैं? जिस तापमान पर धातु गर्म होने पर प्लास्टिक अवस्था में बदल जाती है उसको हम कहते हैं फोर्जिंग टेम्परेचर। लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है? ये फोर्जिंग तापमान जो है वो धातु की मात्रा पर डिपेंड करता है। इसके अंतर्गत 1.7% तक वाले जो कार्बन स्टील की है वो फोर्जिंग किए जा सकते हैं। तो ये हो गया आपका फोर्जिंग टेम्परेचर। इसके बाद फोर्जिंग के भाग, पार्ट्स ऑफ फोर्जिंग। फोर्ज के कौन कौन से भाग होते हैं? देखिए फोर्ज के कितने भाग होते हैं? फोर्ज के निम्नलिखित भाग होते हैं। एक सबसे पहला भट्ठी हमें आवश्यकता होती है। भट्ठी माने हर्थ की आवश्यकता होती है। इसके अलावा क्या होता है? उसमें नोजल या टूरस होता है। इसके अलावा पानी की टंकी होती है, ब्लोअर एक जरूरत पड़ती है, हवा वाल्व अर्थात एयर वाल्व की आवश्यकता होती है,
हुड व चिमनी लगी होती है, और बेलचे, रैक व पोकर आदि की भी हमें आवश्यकता होती है। इसके अलावा स्प्रिंकलर है ना, अर्थात मैंने भट्टी के बाहर जो आग निकलने लगती है तो स्प्रिंकलर के द्वारा उसको पानी के द्वारा छिड़काव करके उसको बीच में ही आग को रखा जाता है। इसके बाद आता है फोर्ज। फोर्ज कितने प्रकार के होते हैं? तो फोर्ज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टेशनरी फोर्ज और दूसरा होता है पोर्टेबल फोर्ज। स्टेशनरी फोर्ज क्या होती है? ये देखो, ये स्टेशनरी फोर्ज जो है वो एक ही स्थान पर फिक्स रहती है, और ये किससे बनी होती है? ये जो है आग की ईंटें है ना, अर्थात फायर ब्रिक और क्ले माने मिट्टी से बनाई जाती है। और इसमें क्या होता है, एक हुड लगा होता है और हुड के ऊपर चिमनी लगा दी जाती है, और चिमनी का मुंह जो है वो वर्कशॉप से बाहर की ओर कर दिया जाता है, जिससे धुआं वर्कशॉप में ना भरे। दूसरा होता है पोर्टेबल फोर्ज। पोर्टेबल फोर्ज क्या होता है? इसे हम हैंड फोर्ज भी कहते हैं, और ये माइल्ड स्टील का बना होता है, 4 टांगे होती हैं, और इसमें माइल्ड स्टील की प्लेट से ये तैयार की जाती है, और ये चारों ओर से सीट से कवर की जाती है, चाहे चौकोर कवर कर लो चाहे राउंड में, तो ये सीट से कवर कर दी जाती है। तो ये हो गया फोर्ज के बारे में। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि भट्टी में उपयोग में लाने वाले ईंधन के बारे में, कि भट्टी में कौन कौन से ईंधनों की आवश्यकता होती है। जो भट्टी हम लोग जलाते हैं जो आपको गर्म करने के लिए, लाल सूरज गर्म करने के लिए, तो भट्टी में कौन कौन से ईंधन की आवश्यकता होती है? तो 3 प्रकार के ईंधन हमने पढ़े थे। एक पढ़ा था चारकोल, जिसको कहते हैं कच्चा कोयला। दूसरा पढ़ा था स्टीम कोल, जिसको कहते हैं पक्का कोयला। तो सबसे पहले पढ़ते हैं चारकोल क्या होता है। देखिए, चारकोल क्या होता है? इसे लकड़ी का कोयला कहा जाता है, जो लकड़ी को जलाकर हमें प्राप्त होता है, और ये बहुत आसानी से और तुरंत ये आग इसमें पकड़ लेती है, और इसमें धुआं भी कम होता है और खिंगर वगैरह भी कम निकलते हैं। लेकिन ये आग जो है अधिक शक्तिशाली नहीं होती है, अर्थात ये धीमी आंच देती है, और धीमी आंच देती है तो इसलिए इसका फोर्जिंग शॉप में प्रयोग जो है वो कम किया जाता है। इसके बाद दूसरा आता है स्टीम कोल। स्टीम कोल क्या होता है? ये कोयले की ये जो कोयला है वो हमें कोयले की खानों में खनिज के रूप में हमें प्राप्त होता है, और ये इसमें आग जो है वो इतनी जल्दी अर्थात शीघ्र नहीं पकड़ती, क्योंकि इसको पक्का कोयला भी कहते हैं, तो इसमें आग जो है शीघ्र नहीं पकड़ती। लेकिन एक बार जब आग पकड़ लेती है तो इसकी आंच जो है वो बहुत तेज होती है और काफी टिकाऊ होती है, अर्थात इसकी आंच बहुत देर तक चलती रहती है। इसमें धुआं और खिंगर जो है वो अधिक बनता है, और खिंगर अधिक बनने से क्या होता है, तो इसके खिंगर अधिक बनता है तो इसके लिए क्या करते हैं, पोकर का बीच बीच में उपयोग करते रहते हैं, अर्थात खिंगर निकालने के लिए पोकर को, जैसे आप देखा होगा लंबी सी सरिया भट्टी, ठीक है, आप होटल रूम में गए होंगे तो भट्टी में देखा होगा कि लंबी सी एक सरिया लिए रहते हैं, और ये घूमी होती है थोड़ा, ठीक है ना, 90 डिग्री पे घूमी होती है, तो उसको उससे खिंगर वगैरह वो राख वगैरह झाड़ते रहते हैं, जिससे क्या होता है, ये आंच जो है वो साफ बनी रहती है और आंच जो है तेज लगती है। तो ये हो गई आपकी स्टीम कोल। तीसरी फिर हम लोगों ने पढ़ा कोल के बारे में। कोक क्या होता है? मतलब पहला हम लोगों ने पढ़ा चारकोल, दूसरा स्टीम कोल, तीसरा कोक के बारे में। कोक क्या होता है? देखिए, जो हम लोगों ने पढ़ा अभी स्टीम कोल के बारे में, तो ये कोयला जो कोक जो होता है वो स्टीम कोल को ही और साफ करके ही बनाया जाता है, अर्थात ये कोयला जो होता है स्टीम कोल में से आने वाले जो उड़ने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको साफ करके ये कोयला तैयार किया जाता है, और इसकी आग जो है वो बहुत साफ व स्पष्ट होती है, और इसमें खिंगर वगैरह भी बहुत कम बनते हैं, क्योंकि जो कार्बन वगैरह होता है ज्यादातर वो झाड़ लिया जाता है। लेकिन कार्बन तो कोयले में होता ही होता है, लेकिन ऊपर का जो होता है वो झाड़ लिया जाता है, तो आग जो है इसमें साफ बनती है। लेकिन ये कोयला जो है स्टीम कोल की अपेक्षा थोड़ा महंगा होता है,
परंतु इसको आग पकड़ने में ये थोड़ा, और आग पकड़ने में भी ये समय लेता है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जहाँ फोर्ज वेल्डिंग वगैरह होती है वहां पर इसका उपयोग जो है अधिक किया जाता है। और ये मुख्य रूप से किसमें ज्यादातर उपयोग किया जाता है, जो ढलाई की हुई भट्टियां होती हैं उसमें जो है ये कोल अधिक उपयोग में लाया जाता है। तो बस इतना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे आग तैयार करने की विधि, अर्थात मेथड ऑफ लाइटिंग फायर के बारे में। देखिए आग भट्टी में कैसे तैयार की जाती है। भट्टी में अच्छी आग तैयार करने के लिए सबसे पहले भट्टी को अच्छी तरीके से साफ कर लिया जाता है। ठीक, फिर साफ करने के बाद क्या होता है, भट्टी साफ करने के बाद देखते हैं कि भट्टियों में दरारें होती हैं। ठीक है ना, भट्टी में कहीं चटकी है, दरारें हैं, तो उन जो दरारें हैं उन पे क्या करते हैं, उस पर चिकनी मिट्टी या फायर क्ले का लेप कर लिया जाता है। उसके बाद ट्यूबवेल के पास मिट्टी के तेल से भींगे हुए कपड़े पर आग लगाकर या कॉटन वेस्ट रखकर आग लगा देते हैं। फिर क्या करते हैं, सबसे पहले चारकोल अर्थात लकड़ी का कोयला उस पे रखते हैं। तो लकड़ी के कोयला रखने से क्या होता है, आग जल्दी शीघ्र पकड़ लेती है। फिर चारकोल रखने के बाद फिर उसके ऊपर स्टीम कोल अर्थात पक्के कोयले को रखते हैं, जिससे क्या होता है, आग मजबूत पकड़ लेती है ना। फिर उस आग को फिर उसके लिए उसको ब्लोअर चला देते हैं। ब्लोअर के द्वारा उस भट्टी में हवा देते हैं, और हवा को कंट्रोल करने के लिए एयर वाल्व लगा होता है कि उससे हवा हमें ज्यादा देनी कम देनी, एयर वाल्व के द्वारा हवा को हम कंट्रोल कर लेते हैं। जब हम हवा देने लगते हैं तो क्या होता है, फिर आग जो है वो पकड़ लेती है। इससे कोयला आग शीघ्र पकड़कर तब जाता है। अब आग को साफ रखने के लिए बीच बीच में हमने बताया, जैसे वो खिंगर और राख वगैरह आ जाती बनने लगती, तो क्या करते हैं, पोकर और रैक का प्रयोग करते हुए खिंगर को हटाते रहते हैं, जिससे आग जो है वो साफ और स्पष्ट बन जाती है। तो ये हो गया हमारा आग तैयार करने की विधि के बारे में। एक बार फिर से देख लेते हैं आग तैयार करने की विधि, मेथड ऑफ लाइटिंग फायर। कैसे आग तैयार करते हैं, भट्टी में अच्छी आग तैयार करने के लिए सबसे पहले भट्टी को अच्छी तरह से साफ कर लिया जाता है। फिर टूटे हुए स्थानों पर अर्थात जो दरारें वगैरह हैं उस पर चिकनी मिट्टी व फायर क्ले का अच्छी तरीके से लेप कर लिया जाता है। इसके बाद ट्यूबवेल के पास मिट्टी के तेल से भींगे हुए कपड़े या कॉटन वेस्ट रखकर आग को लगा दिया जाता है। फिर आग लगा दी गई, फिर क्या करते हैं, इसके बाद सबसे पहले चारकोल अर्थात लकड़ी का कोयला थोड़ा सा रखते हैं, जिससे आग क्या है, अच्छी तरह पकड़ने लगती है। उसके बाद स्टीम कोल अर्थात पक्के कोयले को के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं और उस भट्टी में रख देते हैं। उस भट्टी में रख दिया, फिर आग को और अच्छा पकड़ाने के लिए कि जल्दी पकड़े, तो इसके लिए क्या करते हैं, ब्लोअर का प्रयोग करते हैं। ब्लोअर के द्वारा उस भट्टी में हम हवा देते हैं। इससे क्या होता है, कोयला जो है आग को शीघ्र पकड़ लेता है और पकड़कर वो तपने लगता है। जब आग को पकड़ लिया, अब आग को साफ रखने के लिए क्या करते हैं कि मान लो खिंगर आ जाता है या राख वगैरह आ जाती है, तो पोकर या रैक का प्रयोग करते रहते हैं, जिससे आग स्पष्ट और साफ बनी रहे। तो ये हो गया तरीका आग लगाने की विधि या मेथड ऑफ लाइटिंग फायर। अब पढ़ते हैं हम लोग फोर्जिंग शॉप में प्रयोग होने वाले टूल्स के बारे में, कि फोर्जिंग शॉप में कौन कौन से टूल्स हमें उपयोग में लाने होते हैं। तो फोर्जिंग शॉप में उपयोग होने वाले टूल्स निम्नलिखित हैं। उसमें पहला एक आता है एनविल। एनविल क्या होता है, फोर्जिंग करते समय भारी चोटों को लगाने के लिए या भारी चोटें जो हैं वो सहने के लिए एक मजबूत बेस या आधार की आवश्यकता होती है, जो निहाई या एनविल में मिलती है, इसलिए उसे निहाई या एनविल कहते हैं।
इसकी बॉडी क्या है, मृदु इस्पात की बनी होती है, अर्थात इसकी पूरी बॉडी जो है वो माइल्ड स्टील की बनाई जाती है। और लेकिन उसका जो फेस होता है जिस पर हम लोग उस जॉब को लाल जब सूरज गर्म हो जाता है फिर उसके एनविल के फेस पे रखकर और चोट लगाते हैं, इसलिए इसका फेस जो होता है वो बहुत मजबूत होता है। तो इसका फेस कैसा बना होता है, इसके फेस पर टूल स्टील की एक प्लेट जो होती है वो बेल्ट की होती है और इसका जो वजन, ये कितने भारी आते हैं, 80 किलोग्राम से लेके 300 किलोग्राम तक इनका वेट होता है। और इसका साइज कहां से लिया जाता है, वर्किंग फेस की चौड़ाई से, अर्थात जिस पर हम रखकर जॉब को चोट लगाते हैं वो वर्किंग फेस की विड्थ जो होती है, चौड़ाई से इसका साइज लिया जाता है। और इसको उपयोग कैसे करते हैं, जो एनविल होता है उसको एक स्टैंड में, 4 टांगों वाला एक छोटा सा स्टैंड बना लिया जाता है, उसके ऊपर एनविल को रखकर और प्रयोग में लाया जाता है। एनविल के कौन कौन से भाग होते हैं, तो पहला एक भाग होता है एनविल का बॉडी, जिसको पूरी बॉडी होती है एनविल की। दूसरा फेस, जिस पर जॉब को रखकर हम लोग कुटाई करते हैं, पिटाई करते हैं। तीसरा हांडी छिद्र होते हैं, उसमें बहुत सारे होल बने होते हैं, गोल छिद्र भी बने होते हैं। और बीक या हार्न जो आगे की ओर होता है वो चोंच की तरह बना होता है, बीक या हार्न, उस पे भी कोई सीट वगैरह रखे, और लेकिन वो माइल्ड स्टील का होता है, उसमें ज्यादा भारी चोट नहीं लगाई जा सकती, लेकिन कोई सीट वगैरह को अगर हमें बीक की तरह मोड़नी है तो उसको रखकर और हल्के हैमर से उसको शेप दे देते हैं, तो इसलिए बीक या हार्न होता है आगे। इसके अलावा कटिंग स्पेस होता है और टेल होते हैं, ये सब एनविल के भाग होते हैं। फिर से देख लो एनविल कैसा होता है। वर्क फोर्जिंग शॉप में प्रयोग में आने वाले टूल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला टूल एनविल। एनविल कैसा होता है, फोर्जिंग करते समय भारी चोटों को सहने के लिए जिस मजबूत आधार या बेस का प्रयोग किया जाता है उसे निहाई या एनविल कहते हैं। ये बना किस मटेरियल का होता है, इसकी बॉडी जो है वो माइल्ड स्टील, मृदु इस्पात अर्थात माइल्ड स्टील की बनी होती है और इसके फेस पर टूल स्टील की एक प्लेट जो है वो वेल्ड कर दी जाती है। इसका वजन कितना होता है, ये 80 किलोग्राम से लेके 300 किलोग्राम तक के वजन में आती है। और इसका साइज कहां से कहां तक लिया जाता है, इसका साइज वर्किंग जो फेस की चौड़ाई, वर्किंग फेस है उसकी विड्थ या चौड़ाई से इसका साइज लिया जाता है और इसको उपयोग करने के लिए एक स्टैंड में रखकर इसका उपयोग किया जाता है। अब एनविल के कौन कौन से भाग या पार्ट्स होते हैं, तो एनविल के निम्नलिखित पार्ट्स व भाग होते हैं। एक बॉडी हो गई, फिर फेस हो गया, हार्डी छिद्र हो गया, गोल या राउंड होल हो गए, बीक या हार्न हो गए, कटिंग स्पेस और टेल, ये इसके पार्ट्स हो गए। अब हम पढ़ते हैं दूसरा स्वेज ब्लॉक के बारे में। अब पढ़ते हैं दूसरा क्या होता है, स्वेज ब्लॉक। स्वेज ब्लॉक क्या होता है, देखिए ये कास्ट आयरन का चौरस एक ब्लॉक बना होता है, कास्ट आयरन का एक चौरस ब्लॉक बना होता है और इसमें भिन्न भिन्न आकार व साइज के आर पार छिद्र या होल होते हैं तथा किनारों पर अलग अलग साइज व सेक्शन की झिल्लियां या ग्रुप्स कटे होते हैं। स्वेज ब्लॉक को का उपयोग क्या होता है, किसी जॉब को जो फोर्जिंग किया हुआ जॉब है उसको गर्म करके फिर यदि तोड़ना है, मोड़ना है या पंचिंग आदि करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और इसको भी निहाई की तरह एक स्टैंड पे रखकर ही प्रयोग में लाते हैं। दूसरा देख लो, पहला निहाई या एनविल का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है फोर्जिंग शॉप में। दूसरा स्वेज ब्लॉक। स्वेज ब्लॉक कैसा बना होता है, ये कास्ट आयरन का चौरस ब्लॉक होता है। इसमें भिन्न भिन्न आकार के आर पार होल
या स्लॉट वगैरह बने होते हैं या ग्रुप्स बने होते हैं और इसके किनारे पर अलग अलग साइज व सेक्शन की झिल्लियां या ग्रुप कटी होती हैं। स्वेज ब्लॉक का उपयोग किसी जॉब को तोड़ने, मोड़ने व पंचिंग आदि के लिए प्रयोग किया जाता है और इसका उपयोग भी स्टैंड के ऊपर रखकर ही किया जाता है। तो ये हो गया स्वेज ब्लॉक के बारे में। देखिए, पहले हम लोगों ने पढ़ा निहाई या एनविल, दूसरा पार्ट था हमारा स्वेज ब्लॉक और तीसरा अब हम लोग पढ़ेंगे संडासी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टोंग। संडासी का क्या काम है फोर्जिंग शॉप में? देखिए, इसका प्रयोग जाब को जब हम आग में रखते हैं, है ना, लाल गरम करने के लिए भट्टी में या आग में रखते हैं, तो इसका उपयोग क्या होता है? इसका प्रयोग जाब को आग में रखकर गरम करने के साथ साथ मजबूती से पकड़कर और जाब को इधर उधर घुमाने का भी कार्य इस टोंग के द्वारा किया जाता है। और ये किस मटेरियल की बनी होती है? ये माइल्ड स्टील और मध्यम कार्बन स्टील की बनाई जाती है, जिसे रिवेट के द्वारा जोड़ा होता है और यह जोड़ एक कब्जे की तरह कार्य को करता है। इसका एक छोर जो है वो कम लंबा होता है, जिसमें जबड़े बना दिए जाते हैं और ये जाब को कसकर पकड़ने का कार्य करती है। ये जबड़े कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न आकार व शेप के बनाए जाते हैं, जबकि छोर का जोड़ का दूसरा जो भाग होता है वो लंबा होता है। जोड़ के दूसरे छोर के लंबे भाग को आर्म या भुजाएं कहते हैं। इस भाग को दबाकर जाब को कसकर पकड़ा जाता है और स्मिथी में प्रयोग होने वाले अर्थात फोर्जिंग शॉप में या लोहारी शॉप में प्रयोग किए जाने वाली संडासी की जो कुल लंबाई होती है वो लगभग 400 मिलीमीटर से 500 मिलीमीटर तक होती है और जबकि जबड़ों की लंबाई जो होती है वो 60 मिलीमीटर से 160 मिलीमीटर तक होती है। इसके 3 भाग होते हैं, कौन कौन? एक हैंडल होता है, दूसरा रिवेट और तीसरी बिट। ये 3 पार्ट्स इसमें होते हैं। फिर से देख लो टोंग्स के बारे में। टोंग्स का उपयोग क्या है? संडासी इसको कहते हैं। इसका उपयोग क्या है? संडासी का प्रयोग जाब को आग में रखकर गर्म करने के लिए, जाब को संडासी से हम पकड़ते हैं और आग में गर्म करने के लिए उसको मजबूती से जाब को पकड़ते हैं संडासी के द्वारा, और जाब को घुमाने का भी कार्य ये करता है। फिर से देखो, इसका प्रयोग जाब को आग में रखकर गर्म करने के साथ साथ मजबूती से पकड़कर जाब को घुमाने का कार्य ये करती है। ये माइल्ड स्टील और मध्यम कार्बन स्टील की बनाई जाती है, जिसे रिवेट के द्वारा जोड़ा जाता है। यह जोड़ एक कब्जे की तरह कार्य को करता है और इसका एक छोर जो है वो कम लंबा होता है, जिसमें जबड़े बने होते हैं और यह जाब को कसकर पकड़ने का कार्य करती है। और यह जबड़े जो हैं कार के अनुसार अर्थात शेप के अनुसार भिन्न भिन्न आकार व साइज में बनाए जाते हैं। जोड़ के दूसरा जो छोर होता है वो उस लंबे भाग को भुजा या आर्म कहते हैं। इस भाग को दबाकर जाब को कस करके पकड़ा जाता है। स्मिथी शॉप में या हम कह सकते हैं लोहारी शॉप में इसका प्रयोग किया जाता है। लोहारी शॉप में जो ये संडासी या टोंग होती हैं उनकी लेंथ जो होती है, लंबाई लगभग जो यूज की जाती है वो 400 mm से 500 mm तक लंबी होती है, जबकि जबड़ों की लंबाई जो होती है वो 60 mm से लेकर 160 mm तक होती है। इसके 3 भाग होते हैं, एक होता है हैंडल, दूसरा रिवेट और तीसरा बिट। अब पढ़ते हैं कि संडासी कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ संडासी या टोंग्स के बारे में पढ़ते हैं। तो टोंग्स जो है वो 6 प्रकार की होती है। पहली टोंग क्या होती है? पहले पढ़ते हैं फ्लैट टोंग। फ्लैट टोंग क्या होता है? ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है खुले मुंह वाली टोंग और दूसरी होती है बंद मुंह वाली टोंग। अब
खुले मुंह वाली टोंग का उपयोग कहाँ किया जाता है? जो बड़े बड़े जाप होते हैं, जब हम फोर्जिंग के लिए गर्म जाप को पकड़ते हैं, तो जो बड़े बड़े जाप हैं उनको पकड़ने के लिए खुले मुंह वाली टोंग का प्रयोग करते हैं, और जबकि छोटे छोटे जो जाप होते हैं गर्म जाप को पकड़ने के लिए बंद मुंह वाली टोंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक, फिर इसके बाद आता है दूसरी होती है टोंग साइड टोंग। साइड टोंग कैसी होती है? इसका प्रयोग जो है वो फ्लैट जाबों को साइड से पकड़ने के लिए किया जाता है, क्योंकि नाम ही है इसका साइड टोंग। साइड टोंग का मतलब फ्लैट जो जॉब है उनको साइड से पकड़कर उपयोग में फोर्जिंग के लिए गर्म करके उपयोग में लाते हैं। तो साइड टोंग हो गया, इसका प्रयोग फ्लैट जॉब को साइड से पकड़ने के लिए किया जाता है। तीसरा क्या है? हालो टोंग। हालो टोंग क्या होता है? इसमें किस प्रकार के जॉब को पकड़ते हैं? इस टोंग का प्रयोग गोल, षटभुज व अष्टभुज आकार के जो बने जाप होते हैं उनको पकड़ने के लिए हालो टोंग का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद चौथा टोंग क्या होता है? बोल्ट टोंग। बोल्ट टोंग क्या होते हैं? इस टोंग का प्रयोग बोल्ट को पकड़ने के लिए किया जाता है। तो अभी 6 प्रकार के टोंग है, फिर से देख लेते हैं। पहला टोंग क्या है, हमने पढ़ा फ्लैट टोंग। यह 2 प्रकार के होते हैं, एक होती है खुले मुंह वाली टोंग और दूसरी होती है बंद मुंह वाली टोंग। खुले मुंह वाली टोंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जो बड़े बड़े जाप होते हैं उनको पकड़ने के लिए खुले मुंह वाली टोंग का प्रयोग किया जाता है, जबकि छोटे छोटे जापों को पकड़ने के लिए बंद मुंह वाली टोंग का प्रयोग किया जाता है। दूसरी टोंग कौन सी होती है? साइड टोंग। साइड टोंग में किस प्रकार के जाप पकड़े जाते हैं? इसमें जो फ्लैट जाप होते हैं उनको साइड से पकड़ने के लिए साइड टोंग का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद तीसरी होती है हालो टोंग। हालो टोंग में कौन से जाप पकड़े जाते हैं? इस टोंग का प्रयोग गोल, षटभुज व अष्टभुज आकार के जो जाप होते हैं बने हुए उनको पकड़ने के लिए हालो टोंग का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा चौथा कौन सा टोंग होता है? बोल्ट टोंग। बोल्ट टोंग अर्थात जो बोल्ट को पकड़कर हम उपयोग में लाते हैं। इस टोंग का प्रयोग बोल्ट को पकड़ने के लिए किया जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं 5वीं टोंग। अब 5th नंबर है एंगल आयरन टोंग। एंगल आयरन टोंग का मतलब क्या हुआ? इस टोंग का प्रयोग जो एंगल होते हैं लोहे के एंगल को पकड़ने के लिए एंगल आयरन टोंग का प्रयोग किया जाता है। फिर 6 नंबर है पिकअप टोंग। पिकअप टोंग माने छोटे छोटे जापों को। इस प्रकार के टोंग का प्रयोग छोटे छोटे जापों को पकड़ने के लिए किया जाता है। जैसे रिविट हो गई, वह छोटे छोटे गोल राउंड वाले पाइप या छड़ है ना, स्टिक हो गए, राउंड पाइप या राउंड स्टिक छोटी छोटी। ठीक, तो ये 6 प्रकार के आपके टोंग हो गए। फिर से देख लो 5वां नंबर क्या है? एंगल आयरन टोंग। एंगल आयरन टोंग किसको पकड़ने के लिए काम यूज किया जाता है? एंगल आयरन टोंग का प्रयोग लोहे के जो एंगल होते हैं उनको जब हम गर्म करते हैं तो वो लोहे के एंगल को पकड़ने के लिए एंगल आयरन टोंग का प्रयोग किया जाता है। फिर 6वां नंबर लास्ट है पिकअप टोंग। पिकअप टोंग का प्रयोग इस प्रकार के टोंग का प्रयोग छोटे छोटे जाबों को पकड़ने के लिए किया जाता है। जैसे रिविट हो गया, व छोटे साइज के गोल रॉड वगैरह, इनको पकड़ने के लिए किया जाता है। ठीक, तो ये हो गए आपके। अब संडासी या टोंग के बाद अब और कौन से फोर्जिंग शॉप में टूल्स प्रयोग किए जाते हैं? तो हथौड़े और घन का प्रयोग भी बहुत अधिक फोर्जिंग के समय किया जाता है। तो हैमर्स और स्लेज हैमर्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, हैमर का प्रयोग क्या होता है? किसी जाब को कूटने, पीटने व ठोकने आदि के लिए विभिन्न प्रकार के हैमर्स का प्रयोग फोर्जिंग शॉप में किया जाता है।
स्मिथी शॉप में प्रयोग में आने वाले जो हैमर्स होते हैं उनका जो वेट होता है वो 0.5 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम तक होता है। अर्थात ये छोटे छोटे जाबों को कूटने पीटने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। 0.5 से 1.8 mm तक के हैं जो वजन में भार में, वो छोटे छोटे जाबों को कूटने पीटने व ठोकने के लिए प्रयोग में लाते हैं। यह आकार के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। पहला आता है बॉल पेन हैमर, ये थोड़ा हल्का होता है, 0.5 से 1.8 किलोग्राम तक होते हैं। दूसरा बॉल पेन हैमर माने उसकी जिसके ऊपर की जो है आकार या शेप होती है वो बॉल की तरह बनी होती है। दूसरा स्टेट पेन, स्टेट पेन माने जो जिस तरफ हैंडल लगा होता है उसकी पेन जो है वो हैंडल की तरफ होती है, इसलिए उसको स्टेट पेन कहते हैं। तीसरा क्रॉस पेन माने हैंडल के ये अपोजिट, ऐसे इसकी पेन होती है तो उसको क्रॉस पेन हैमर कहते हैं। तो ये 3 हैमर जो हैं वो प्रयोग में लाए जाते हैं छोटे छोटे जॉब को कूटने के लिए। फिर इससे अधिक अगर है और बड़े बड़े जॉब हैं तो उसको लिए क्या किया जाता है, भारी चोट के लिए घन या स्लेज हैमर का प्रयोग किया जाता है। इसका भार जो है वो अधिक होता है क्योंकि बड़े बड़े जाबों को कूटना पीटना है, तो इसका जो वेट होता है वो 2 किलोग्राम से लेके 10 किलोग्राम तक ये भारी होते हैं। और इसके हैंडल जो हत्थे होते हैं, क्योंकि इतना वजन होता है तो इसके हत्थे भी लंबे लंबे होते हैं। कितने 700 मिलीमीटर से लेके 900 मिलीमीटर तक के इसके जो हैंडल या हत्थे होते हैं वो लंबे होते हैं। यह भी 3 प्रकार के होते हैं। स्लेज हैमर भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? डबल फेस माने इसके दोनों फेस जो हैं वो समतल होते हैं, तो डबल फेस हो गया। दूसरा क्रॉस पेन, हमने बताया हैंडल के जो ऐसे ये हैंडल ये इस तरीके से जो है पेन है तो वो क्रॉस पेन हो गया। और तीसरा है स्टेट पेन माने हैंडल की तरफ ही इसका पेन होता है। तो स्लेज हैमर भी 3 प्रकार के होते हैं। अब उससे भी अधिक अगर हम बड़े जॉब है, बहुत मोटे मोटे जॉब, भारी भारी जॉब है, तो उनके लिए क्या किया जाता है, तो ऐसे जाबों को, बड़े बड़े जाबों को फोर्स करने के लिए पावर हैमर का इस्तेमाल किया जाता है। ये पावर हैमर जो है वो भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है स्प्रिंग पावर हैमर, दूसरा होता है ड्रॉप पावर हैमर, तीसरा होता है न्यूमेटिक पावर हैमर और चौथा स्टीम पावर हैमर। ये 4 प्रकार के पावर हैमर होते हैं। फिर से एक बार देख लो, फोर्जिंग शॉप का सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो है वो हैमर ही है। ठीक, तो हथौड़े तथा घन अर्थात हैमर एंड स्लेज हैमर किसी जाब को कूटने, पीटने व ठोकने आदि के लिए विभिन्न प्रकार के हैमर्स का प्रयोग किया जाता है। स्मिथी शॉप में या फोर्जिंग शॉप में प्रयोग में आने वाले जो हैमर होते हैं उनका वेट जो होता है वो 0.5 से लेके 1.8 किलोग्राम तक होता है। ये किस तरीके के जाब को कूटते पीटते हैं? जो छोटे छोटे जाब होते हैं। तो ये छोटा हैमर सबसे हल्का हैमर माना जाता है स्मिथी शॉप के लिए, तो इसका वेट 0.5 किलोग्राम से 1.8 किलोग्राम तक होता है। ये जो हैमर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला बॉल पिन हैमर, दूसरा स्टेट पिन हैमर और तीसरा क्रॉस पिन हैमर। ये जो हैमर्स का नाम रखा गया है ये किसके अनुसार रखा गया है? उसके शेप के अनुसार, है ना। इसका जैसा शेप होता है उसके हिसाब से इसका नाम रखा गया है। उसका जो ऊपर का हिस्सा बॉल पेन बॉल की तरह होता है, स्टेट पेन स्टेट की तरह बना होता है और क्रॉस पिन हमने बताया हैंडल के क्रॉस बना होता है। अब इससे अगर बड़े जाब है, ये छोटे जाबों के लिए तो ये ठीक है, 0.5 से लेके 1.8 किलोग्राम तक के वजन के हैमर का प्रयोग करते हैं। लेकिन उससे बड़े बड़े जाब और हैवी जाब है तो उसके लिए भारी चोट लगाने के लिए घन
या स्लेज हैमर का प्रयोग किया जाता है और इनका भार जो होता है वो 2 किलोग्राम से लेके 10 किलोग्राम तक भारी होते हैं और इसलिए ये भारी होते हैं तो ये पकड़ने के लिए हैंडल लंबे होते हैं तभी पकड़ पाएंगे, नहीं तो वजन और ज्यादा उठाने में दिक्कत होगी। तो इनके जो हैंडल या हत्थे होते हैं वो 700 मिलीमीटर से लेके 900 मिलीमीटर तक लंबे होते हैं। स्लेज हैमर जो है वो भी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला डबल फेस, माने इसके दोनों फेस जो हैं वो समतल होते हैं। दूसरा क्रॉस पेन और तीसरा स्ट्रेट पेन। अब सबसे छोटे जॉबों का प्रयोग हम लोगों ने देख लिया। अब उससे बड़े जो थे वो स्लेज हैमर, लेकिन और अधिक भारी या मोटे जाब होते हैं जिनको कूटना पीटना पड़ जाए तो उसके लिए क्या होता है, बहुत बड़े बड़े जाबों को फोर्ज करने के लिए पावर हैमर का इस्तेमाल किया जाता है। और पावर हैमर जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्प्रिंग पावर हैमर, दूसरा होता है ड्रॉप पावर हैमर, तीसरा होता है न्यूमेटिक पावर हैमर और चौथा होता है स्टीम पावर हैमर। ठीक, तो ये हो गया हैमर्स के बारे में। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इसके बारे में देख लेते हैं। तो आज सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि आग लगाने की विधि, भट्ठी में कैसे आग लगाई जाती, उसका क्या प्रोसेस है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़े इस लोहारी तथा फोर्जिंग के कौन कौन से टूल यूज किए जाते हैं। स्मिथी शॉप और फोर्जिंग शॉप में कौन कौन से टूल्स प्रयोग में लाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ा। उसमें पढ़ा सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा निहाई माने एनविल के बारे में पढ़ा। एनविल का प्रयोग क्या किया जाता है उसके बारे में पढ़ा कि एनविल का प्रयोग जो फोर्ज गरम करके खूब गरम जाप को करके और एनविल पे रखकर और हैमर द्वारा उस पर चोट लगाई जाती है ना। और उसका जो एनविल का जो फेस होता है वो जो होता है वो बहुत मजबूत होता है, इसलिए उस पर जाप को रखकर और चोट लगाते हैं, क्योंकि फेस टूल स्टील की एक प्लेट जो होती है उसके फेस पर एनविल पर चढ़ी होती है, जिससे वो मजबूत हो जाता है और हैमर द्वारा जाप को रखकर उस पर पिटाई करते हैं। ठीक, जैसी आकृति बनानी है कूट कूट के पीट पीट के उसी तरीके का आकार देने के लिए निहाई का प्रयोग किया जाता है। बताया कि वो क्या होता है। दूसरा हमने बताया, दूसरा क्या होता है स्वेज ब्लॉक। स्वेज ब्लॉक के बारे में पढ़ा। स्वेज ब्लॉक क्या होता है, इसका कार्य जो होता है ये किस चीज का बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। स्वेज ब्लॉक कास्ट आयरन का बना होता है और इसका प्रयोग किसी जाब को तोड़ने मोड़ने व पंचिंग आदि करनी हो तो स्वेज ब्लॉक पर लाकर जाब की हम लोग करते हैं। उस पे कई प्रकार की झिल्लियां कटी होती हैं, बहुत सारे आर पार होल होते हैं। तो ये हो गया स्वेज ब्लॉक का उपयोग, ये हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने टोंग्स के बारे में पकड़ा। टोंग्स क्या होता है, टोंग्स जैसे पकड़ होती है, घरों में क्या होता है आप भगोने पकड़ते हो या कोई चीज पकड़ते हो तो पकड़ के द्वारा पकड़ते हो, तो वैसे ही कोई जब हम लोग फोर्जिंग शॉप में काम करते हैं तो गरम जाब हो जाते हैं तो उनको पकड़ने के लिए टोंग्स का प्रयोग करते हैं, जिसको हिंदी में संडासी कहते हैं। अब टोंग्स भी हम लोगों ने पढ़े 6 प्रकार के पढ़े। ठीक, टोंग्स हम लोगों ने पढ़ा 6 प्रकार के कि बड़े जॉब हों तो उनके लिए कौन सा टोंग प्रयोग करते हैं, छोटे जॉब हैं तो उसके लिए कौन सा टोंग प्रयोग करते हैं, बोल्ट को पकड़ना है तो कौन सा टोंग प्रयोग में लाया जाता है, गोल अष्टभुजाकार या षटभुजाकार आकार के अगर जो जॉब है उनको पकड़ने के लिए कौन से टोंग का प्रयोग करते हैं, फ्लैट जॉब है तो उसको साइड से पकड़ने के लिए कौन सा टोंग का प्रयोग करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने टोंग्स 6 प्रकार के हम लोगों ने टोंग्स पढ़े। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक लास्ट में पढ़ा हैमर तथा घन का प्रयोग। हैमर और घन का प्रयोग क्यों किया जाता है और फोर्जिंग शॉप में कौन कौन से हैमर यूज में लाए जाते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़े 3 प्रकार के हैमर सभी पढ़े। एक
थोड़े छोटे छोटे जाबों को कूटना पीटना ठोकना है तो उसके लिए छोटे हैमर, जैसे भार में जो 0.5 किलोग्राम से 1.8 किलोग्राम तक के भार के जो हैमर हैं उनका प्रयोग छोटे छोटे जाबों को कूटने पीटने के लिए किया जाता है। उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा कि और अधिक बड़े जाब है, भारी जाब है, मोटे जाब है, तो उनको कूटना पीटना है तो उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा कि घन का प्रयोग किया जाता है ना, स्लेज हैमर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, घन का प्रयोग किया जाता है। उनका भार जो होता है अधिक वजनी होते हैं, वो 2 किलोग्राम से लेके 10 किलोग्राम तक वजन में आते हैं और इसीलिए भार अगर उनका ज्यादा है तो बेंत या हैंडल जो होती है वो भी लंबी होती है, वो 700 मिलीमीटर से 900 मिलीमीटर तक होती है। ठीक, उसके बाद पढ़ा कि और अधिक वजन के, अगर और अधिक बड़े बड़े जॉब हैं और अधिक थिकनेस उसकी ज्यादा है, मोटे जॉब है, तो उसके लिए कौन से हैमर प्रयोग में लाए जाते हैं, तो पढ़ा उसके लिए पावर हैमर का प्रयोग किया जाता है। पावर हैमर भी हम लोगों ने पढ़े कि 4 प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के लिखे हैं, स्प्रिंग पावर हैमर, ड्रॉप पावर हैमर, न्यूमेटिक हैमर और स्टीम हैमर। तो ये आज हम लोगों ने कुछ टूल्स के बारे में पढ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस और कौन कौन से टूल्स फोर्जिंग शॉप में प्रयोग किए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो आज हम लोग यहीं पे इस क्लास को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट टर्म में जो होगा तो हम लोग इसके आगे के बारे में, टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, नमस्कार, बाय।